नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण स्थान और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। सत्ता का संग्राम कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान हम पहुंचते हैं जनता के बीच और जनता से जानते हैं कि क्या उनके मुद्दे हैं और किन मुद्दों के आधार पर इस बार जनता वोट करेगी। साथ ही उन प्रत्याशियों के पास पहुंचते हैं जो प्रत्याशी इस बार चुनावी ताल ठोक रहे हैं और जानते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर इस बार वो चुनावी मैदान में नजर आएंगे। आज हम मौजूद हैं पाली विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रबल दावेदार कहे जाने वाले भंवरनाथ जी योगी। सबसे पहले बहुत स्वागत। नमस्ते जी। सबसे पहले आपका पारिवारिक बैकग्राउंड जानना चाहूंगा। किस बैकग्राउंड से निकल के भंवरनाथ जी योगी आज इस मुकाम पर है? देखिए सर, हमारे परिवार में पॉलिटिशियन में तो नहीं है जी, ठीक है, लेकिन जब मैं 9th 10th में जो मेरी एजुकेशन शिक्षा स्टार्ट हुई है उस समय से मेरे मन में देश के लिए कुछ करने की भावना, जी, मातृभूमि के लिए कुछ करने की भावना कि धीरे धीरे अभी मेरे जो पिछले 15 साल हुए हैं, 15 साल से मैं पार्टी में हूँ। जी, 15 साल में पार्टी में रहते हुए मैंने पार्टी के प्रति कर्मठ रूप से, हमारे जो मोदी जी है उनकी विचारधारा से है, योगी जी की विचारधारा से है, इन विचारधाराओं से मैं प्रेरित होकर के कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए और राजनीति में जाकर के अपने देश के लिए, अपने देश की जनता के लिए जो काम अभी तक नहीं हो पाए हैं उन कामों को मैं श्रेष्ठ करके दिखाऊं और उनकी अनुप्रेरणा से मैं राजनीति में आया हूं। मेरे परिवार में, मेरे गांव में मेरे भाई साहब जैसे वार्ड पंच ये रहे हुए हैं। इस बार गांव वालों ने मुझे ये कहा था कि भाई अगर आप सरपंच बनते हो तो आपको गांव में रहना पड़ेगा। मेरा गांव सारण है, तो मैंने उनको मना किया। मैंने कहा मैं गांव में नहीं रह पाऊंगा और मैं पाली रहता हूं क्योंकि मुझे यहाँ आए हुए 35 साल हो गए हैं जी। इस वजह से। योगी जी, राजनीति में आने का प्रमुख कारण क्या रहा? कौन सी ऐसी घटना रही जिससे आपको राजनीति में आने के लिए मजबूर हो गया? घटनाएं तो इतनी अनंत है, जितनी बताए जाए उतनी कम है। अभी जब पिछले दशकों को देखा जाए तो देश में जो प्रगति उन्नति हुई है जी, 2014 से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेंट्रल से, केंद्र सरकार से जो भी पैसा है जो आम जन तक जाना था वो पूरा नहीं पहुंच पाता था जी। उस समय में। जैसे मान लो 100 रुपये भेजने थे तो वहाँ वो निचले ग्रामीण के अंत्योदय व्यक्ति तक पहुँचते पहुँचते वहाँ 15 रुपये ही पहुँच पाते थे जी। स्वयं हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी भी कहते थे कि मैं यहाँ से 1 रुपया भेजता हूँ लेकिन वो वहाँ पे 15 पैसे ही पहुँच पाते हैं। तो जो 2014 में जनधन योजना हमारे मोदी जी ने लागू की थी और उसका प्रभाव ये हुआ कि सारा जो पैसा है, चाहे फसल बीमा का है, चाहे पेंशन योजना का है, चाहे छात्रवृत्ति का है, वो सारा का सारा पैसा उस आदमी के खाते में जाता है जी। तो इतने जो श्रेष्ठ कार्य हो रहे हैं, हर युवा का विकास हो रहा है, हर युवा को रोजगार मिल रहा है, हर किसान को चाहे फसल का मुआवजा हो या सोलर प्लांट लगाने हो, उनको जो लोन योजना है, मुद्रा लोन योजना है, वो उनको भी मिल रही है और युवाओं को भी मिल रही है जी। तो 10 साल में जो प्रदेश हमारे, जैसे इस प्रदेश के पहले समय में जैसे हमारी बीजेपी की सरकार थी तो उस समय में जो श्रेष्ठ कार्य हुए हैं बहुत सराहनीय भी हुए हैं जी। मैं जब 9th 10th में था उस समय में आपको बताता हूँ कि 10वीं तक की स्कूलें थी और उसको 12वीं तक करने के लिए हमने हज़ारों पोस्ट कार्ड लिखे हैं लेकिन वो होती नहीं थी। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई और हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे हैं, उन्होंने आते ही ये घोषणा की कि पंचायत स्तर पर सारी की सारी जो 10वीं तक की स्कूल है सबको क्रमोन्नत कर दी जाए। उससे ये फ़ायदा हुआ कि जो हमारी बहनें थी जो पढ़ने के लिए, उनको 12वीं पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था गांव से छोड़ करके, हर माता पिता इतने सक्षम नहीं थे कि वो गांव से छोड़ करके बाहर उनको भेज सकें और बाहर भेजते तो भी ये मन में चिंता रहती थी कि हमारी बेटी जब तक घर नहीं लौटे। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज अगर राजस्थान प्रदेश में लड़कियों की शिक्षा में जो बढ़ोतरी हुई है और उसका जो स्तर बढ़ा है, उसका सारा श्रेय जाता है वसुंधरा जी राजे को, जो उन्होंने पुण्य कार्य किया है।
वाउचर योजना भी निकाली थी, तो अपनी बहनों का जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़ा है। जी। तो हमारे मोदी जी के 9 साल बेमिसाल भी हुए हैं, कार्यशैली भी उनकी श्रेष्ठ है, और अपने भारत देश का नाम उन्होंने विश्व में भी बढ़ाया है। जिस देश का झंडा विश्व में एक अलग तरीके से देखा जाता था, आज वो बीच में है। पिछले महीने हमने देखा था कि चांद पर जो विक्रम रोवर गया है, तो चांद की तो बात बहुत दूर है, कश्मीर में जब तिरंगा भी फहराते थे तो उस समय में भी हमें सोचना पड़ता था। तो हमारे देश ने उन्नति तो की है, और हर भारतीय नागरिक का ये दायित्व होता है कि देश के लिए और मातृभूमि के लिए करें। उस भावनाओं से मैं प्रेरित होकर के कि मुझे भी मेरे देश की जनता के लिए कुछ करना है, मातृभूमि के लिए करना है, किसानों के लिए कुछ करना है, युवा साथियों के लिए करना है, देश के प्रति समर्पित होकर के जी। कि हे परमपिता जगदीश्वर, मैं अपने में वह गुण पाऊं, मातृभूमि के लिए जीऊं और मातृभूमि के लिए मरूं। चाहे महाराणा प्रताप की तरह मुझे वन वन भटकना पड़े, चाहे रसीले भोजन को त्याग कर सूखी घास खाना पड़े, लेकिन बिना उद्देश्य धरती पर न जीऊं। मतलब ये जो भावना लेकर के मैं इस राजनीति के क्षेत्र में आया हूं कि कुछ न कुछ करूं। जी। योगी जी, जानना चाहूँगा शिक्षा कहाँ तक हुई है? मैं MA BEd और मास्टर ऑफ फिलॉसफी मेरे की रखी है, और पाली में मैंने जो सबसे बढ़िया सर्वश्रेष्ठ स्कूलें हैं, रतनचंद लोढ़ा बाल निकेतन और महावीर बाल निकेतन, जी। इन दोनों विद्यालय में मैंने अनिवार्य हिंदी और ऐच्छिक हिंदी 2 विषय पढ़ाता था। तो आज की तारीख में मैं पाली में मेरे जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं वो 30 से 40 हज़ार हैं, और जिनसे मेरा रिश्ता मतलब दिल से स्नेह से रहा है। तो उन सब की भी ये इच्छा है कि इस बार अगर हमारे गुरुदेव को अगर टिकट मिलता है तो हम तन मन धन से उनके साथ में रहेंगे, और हो सकता है कि उनके नेचर से और उनके व्यवहार से पाली में ज़रूर कुछ नया होगा। जी। राजस्थान में वर्तमान में अशोक गहलोत सरकार है, उनके कामकाज को कैसे देखते हैं योगी जी? गहलोत सरकार के बारे में देखो, जितना कहा जाए उतना ही कम है, कि जो कार्य उनको समय पे करने चाहिए थे वो कार्य उन्होंने समय पे नहीं किए हैं। एक तरफ तो सचिन पायलट जी का गुट है और दूसरा इनका गुट है। तो जो प्रदेश की जनता ने जो प्रदेश का विकास मान करके इनको जो वोट दिया था कि इस बार गहलोत की सरकार बनेगी तो कोई अच्छे नेक और श्रेष्ठ कार्य करेगी, प्रदेश ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, लेकिन वैसा कार्य हुआ नहीं। 4.5 साल तो इनके आपसी झगड़े में निकल गए। कभी ये अपने विधायकों को लेकर किसी होटल में बैठ जाते हैं, ये उनके होटल में बैठ जाते हैं, तो जो प्रदेश का विकास की तरफ जो ध्यान देना चाहिए वो ध्यान उनकी तरफ न जाकर के ये अपनी अपनी कुर्सियों को बचाने के चक्कर में रहे। इस चक्कर में ये हुआ कि जो प्रदेश का विकास तो पूरा ठप हो गया, उल्टा इस प्रदेश को एक बारूद के ढेर पे ला करके खड़ा कर दिया। मैंने अखबार में, न्यूज़ में, सब जगह देखा है कि राजस्थान प्रदेश में जितनी आपराधिक घटनाएं घटी है वो किसी और प्रदेश में नहीं है। चाहे करौली की घटना ले लो, अलवर की घटना ले लो, या तक कि जो उदयपुर में घटना हुई थी कन्हैयालाल के साथ में, ये कल्पना कीजिए कि प्रदेश का सुरक्षित है। जब किसी एक आदमी को काम करते हुए उसका दिन दहाड़े अगर चाकू से गला रेत दिया जाता है तो मैं तो ये मानता हूँ कि वो सरकार बिल्कुल निकम्मी नाकाम है। और उसके बाद में भी अभी ये आया है कि जिन्होंने ये जो हत्या की थी उनकी जमानत हो गई, वो अभी बरी है। उस बेचारे का क्या कसूर था? आज भी वो जहाँ पर वो हत्या हुई थी वो गली पूरी सुनसान पड़ी है, उसके पीछे जिन जिन की दुकानें हैं उनका भी रोजगार ठप है। खुलेआम अगर इस तरीके की घटनाएं होती है तो जनता कभी सहन नहीं करती है। पेपर लीक वाले मामले देख लो, इस पेपर लीक वाले मामले को लेकर के तो मैं आपको बताऊं, एक बार मेरे भी विवाद हो गया। घर पे वाइफ केयर मेरी वाइफ भी MA BEd है, तो 2nd ग्रेड की तैयारी कर रही है। तो मैंने ये तैयारी करे तो मैंने कह दिया भाई के पेपर तो लीक होगा जी।
पहले कह दिया आपने। पहले ही कह दिया था। उन्होंने कहा कि शुभ शुभ बोलो, अशुभ मत बोलो। तो वास्तव में पेपर लीक हो गया। तब वो ये कह रहे थे कि आपकी जुबान तो फलती है, इसलिए पेपर लीक हो गया, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो देखो कहीं ना कहीं ये सरकार कमज़ोर है। पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक होने के साथ साथ में अब ये देखिए ना कि इस प्रदेश में कितने युवा जो बेरोजगार हैं, जिन्होंने लाखों फॉर्म भरे हैं, और हर माता पिता की, हर बाप की ये आशा रहती है कि मेरा बेटा नौकरी पे लगेगा और हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और ऐसी स्थिति में अगर कोई 3-4 साल तैयारी करता है, मेहनत करता है, और उसके बाद में सरकार की वजह से अगर उसे असफलता मिलती है तो कोई इस चीज़ को सहन नहीं कर पाएगा। घटनाएं अनंत हैं। महिलाओं के साथ में जो आपराधिक घटनाएं घटित हुई है, एक भी जिला ऐसा नहीं बचा है कि जहां पर बलात्कार नहीं हुए हैं। उसमें भी इतनी हैवानियत हो गई कि जो नाबालिग बच्चियां हैं इतनी असुरक्षित है कि कब उनका अपहरण हो जाता है, कब उनके साथ में ऐसी घिनौनी हरकत हो जाती है, कब उनको भट्टी में डाल के जला दिया जाता है। तो अब ये कह रहे हैं कि साहब कि हमने इतने श्रेष्ठ कार्य किए, तो कार्य इन्होंने किसी भी तरह का श्रेष्ठ कार्य मेरे हिसाब से नहीं हुआ है। जंगल राज हो चुका है। अब इसमें ये तो घटनाएं आपके सबके सामने हैं जी। जो उदयपुर में, जब हम ये कहते हैं कि हमारा भारत, हम हिंदुस्तान के हैं, तो जिसकी बाजरी खाते हैं उसकी हाजिरी हमें बजानी चाहिए जी। उदयपुर में अगर ये नारे लगते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, तो ये एक शर्मनाक बात है। जोधपुर में जो ये घटना हुई थी वो मतलब जो हमारे हिंदुत्व के जो त्यौहार हैं, उन त्योहारों के ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं। प्रदेश के लिए तो सारे समान हैं, प्रदेश के लिए तो सारे समान है। जब किसी को मुख्यमंत्री बना देते हैं तो उसके लिए तो प्रदेश की जनता सब समान है, चाहे किसी भी एक वर्ग को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। देश के अंदर, प्रदेश के अंदर भी कई विरोधी घटनाएं भी हुई है। हर जगह कानून व्यवस्था फैल हुई है। जिन जिन नौकरियों के इन्होंने फॉर्म भरवाए हैं वो सारी जो वैकेंसियां है उनके पेपर लीक हुए हैं। और जो इनके जो वर्चस्व वाले मंत्री है, उन्होंने अपने परिवार के लोगों को ही उस सर्विस में लगाया है। जी, आपने इतनी कमियां गिनाई अशोक गहलोत सरकार की, लेकिन कहीं के सत्ताधारी लोग बैठे हैं, उनका मानना है कि जो योजनाओं का जो पिटारा खुला है, इस पिटारे के बल पर सत्ता में फिर से लौटेंगे। क्या मानना है इस मामले में? योजना का तो पिटारा इन्होंने खोला नहीं है। जिन जिन को मोबाइल दे रही है तो वो 10-10 चक्कर निकाल रहे हैं, 10-10 चक्कर निकाल रहे हैं, और उन 10 में से एक को मोबाइल मिलता है। जगह जगह इन्होंने जो राहत कैंप लगाया है, अगर वहां तक जाकर के उन लोगों से अगर पूछा जाए तो वास्तव में वो राहत कैंप नहीं है, जनता को बुरी तरीके से आहत करने वाले कैंप हैं। चाहते सब है, समस्या का समाधान एक भी नहीं हुआ है। कि वो ये कहते हैं कि हमने बिजली माफ की है, कोई बिजली माफ नहीं हुई है। कि 100 यूनिट माफ करे, किन के हुआ? आपने कभी ये जाकर के देखे, पता चले भाई इन किसानों की बिजली माफ हुई है तो बताइए कि किसानों की बिजली ये माफ हुई है, या घरों में जो 100-100 यूनिट कम कर रहे हैं। जब ये कोरोना काल में 1100 रुपये में गैस सिलेंडर दे रहे थे, उस समय में तो इनकी आंखें खुली नहीं। अब ये कह रहे सर कि हम तो 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे, तो अब देने का क्या औचित्य है? जी, ये बोझ जनता के ऊपर ही है। देखो कि समय भयंकर आने वाला आज दिखाई देता है। राष्ट्र धर्म का क्रंदन चारों ओर सुनाई देता है। सारे पासे फेंक रखे हैं जनता को भरमाने को। ये तो सारे पासे हैं कि ये, मैं जयपुर में आपको अगर चले जाइए, जयपुर की सड़कों की हालत भी बदहाल है। जब राजधानी की सड़कें भी इतनी बदहाल है, और जगह जगह पे ये जो कैंप लगाए जा रहे हैं, जो फालतू का खर्चा हमारे प्रदेश के ऊपर ऋण बढ़ाया जा रहा है, अगर यही खर्चा उसको बचा करके, दीवारों पे पोस्टर है, ये मोबाइल का वितरण है, इन मोबाइल की जगह जो 8-10 हज़ार का ये मोबाइल दे रहे हैं, उसमें 5 मिनट तक तो उनका खुद का ऐड आता है। इसकी जगह अगर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको खाने की सामग्री बांटते हैं,
अब खाने की सामग्री जिनको अंत्योदय वाले व्यक्ति उनको दे रहे हैं, तो उनमें भी कहीं कहीं अखबार में भी देखा है, टीवी में भी देखा है, मिर्ची में मिलावट है, हल्दी में मिलावट है। ये सब अपना प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक गहलोत जी को जो इनका पिटारा खोलना था या जन कल्याणकारी योजनाएं लानी थी, शुरुआत में लाते हैं। अब तो सबको पता है कि जब सरकार अभी जाने वाली है और अगर हम इनको लुभावने तरीके नहीं देंगे तो ये हमें वोट नहीं देगी, और प्रदेश की जनता ये जानती है कि अब हम वापस लोभ लालच में नहीं आएंगे। योगी जी, आपने अपने राज्य की बात कर ली, यहाँ की स्थानीय बात करें तो 25 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर काबिज है। उनके कामकाज में रहते विधायक ज्ञानचंद जी पारक जी के कामकाज को, कामकाज तो देखिए साहब, जिनकी जैसी भावना रहती है वैसे काम करते हैं। हमारे जो विधायक जी है, विधायक जी के नज़रों में जो वो मानते थे कि पाली के विकास के लिए मुझे जो काम करने चाहिए, उन्होंने वो काम किए हैं। ऐसे हम नहीं कह सकते कि भी उन्होंने 25 साल में काम नहीं किए हैं। उनको जो लगता था शहर के लिए, जो लगता था तो शहर में काम किया, ग्रामीण क्षेत्र में जो लगता था तो ग्रामीण क्षेत्र में कार्य किया है। अब जनता संतुष्ट है या नहीं है, ये तो अब जवाब जनता ही दे सकती है। जी, आपने अब आपके जीवन, राजनीतिक जीवन से हटकर के सामाजिक जीवन की ओर चलते हैं, तो आपने अपने जीवन में कौन कौन से बड़े सामाजिक कार्य किए, जिन कार्यों को आप ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से पाली विधानसभा की जनता को गिनाना चाहेंगे? देखिए, मैं नाथ संप्रदाय से हूँ जी। योगी जी है, तो हमारा जिला पाली जिला लगता है। पाली जिले में मैं 10 साल तक जिला अध्यक्ष के पद पर रहा हूँ, और इस बार ये कि लंबा समय हो गया है, समाज में किसी और को भी अवसर मिलना चाहिए। किसी और को मौका मिलेगा तो हो सकता है कि वो मेरे से श्रेष्ठ कार्य करके समाज में दिखावे, और फिर अच्छे कार्यों की वजह से हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष है ईश्वर जी योगी, उन्होंने मुझे फिर मेरे समाज में प्रदेश उपाध्यक्ष बना रखा है। इसके अलावा जैसे मैं भारत रक्षा मंच का जिला अध्यक्ष हूँ। भारत रक्षा मंच के हमारे खूब सारे राष्ट्रहित के उद्देश्य हैं, हिंदुस्तान बनना चाहिए, राम मंदिर, ये सारे उद्देश्य थे। राम मंदिर बनना चाहिए, 370 जो धारा हटी है, हमने जगह जगह ज्ञापन भी दिए हैं। इसके अलावा पूर्व में मैं जो जनसंख्या समाधान फाउंडेशन चलता है उसका भी जिला अध्यक्ष रहा हूँ, कि जनसंख्या समाधान जो कानून है वो बने, और इसका बिल पास होगा तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है और उसकी वजह से ही महंगाई बढ़ रही है जी, वो नियंत्रण में होगी तो देश प्रगति और उन्नति भी करेगा। योगी जी, पाली विधानसभा क्षेत्र के कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं, अगर पार्टी ने आपको मौका दिया और भारतीय जनता पार्टी ने आपको सिंबल देकर के मैदान में उतारा, तो कौन कौन से पाली विधानसभा के बड़े मुद्दे रहेंगे जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच पहुंचेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे पाली में ये रहता है कि जब बारिश का मौसम साथ देता है तब तो पानी की समस्या नहीं रहती है, और बारिश इंद्रदेव की अगर मेहरबानी नहीं होती है तो सबसे विकट जो भयंकर समस्या होती है वो हमारे होती है पानी की। हमारा जो पाली में पानी मिलता है वो जवई बांध से मिलता है, और जब जवई बांध ही सूख जाएगा तो फिर पानी के लिए हमें दर दर भटकना पड़ता है। यहाँ तक कि पिछले साल अकाल वाली स्थिति हो गई थी, तो जोधपुर से ट्रेन से हमें पानी मंगवाना पड़ा था। अब आदमी तो क्या है कि अपनी व्यवस्थाएं कर लेता है, कुएं से पानी मंगवा देता है या मान लो टैंकर से पानी मंगवा देता है, लेकिन जो अनमोल जीव है, गाय है, बकरियां है, पशु पक्षी है, अब जब पानी पीने के लिए जगह जगह जो अवाले वगैरह बनाए हुए हैं, तो मनुष्य तो क्या है कि अपना जीवन गुजारा कर लेगा, लेकिन वो पानी कहाँ से पिएंगे जी। और पानी के अभाव में पिछले साल मैंने कई गौ माताओं की हत्या होते हुए देखी है, क्योंकि जल ही जीवन है। पाली में हमारे जो जल का संग्रह है केंद्र है वो एक लाखोटिया है। अगर अवसर मिलता है तो लाखोटिया का क्षेत्र इतना बड़ा है कि अगर इसको सिटी वाटर टैंक में परिवर्तन किया जाए, लाखोटिया को और लौड़िया तालाब को, दोनों को, और बारिश के समय में अगर पानी स्टोरेज किया जाए तो हो सकता है कि हमारा साल पूरा
कवर हो जाता है। जी पानी अगर मान लो बरसात नहीं भी होती है तो बारिश के मौसम तक वो पानी चल सकता है। तो सबसे बड़ी समस्या जो पानी की है इसको दूर करेंगे। और दूसरी समस्या हमारे क्या प्रदूषण की है। प्रदूषण की समस्या इतनी विकराल और भयंकर है कि जो फैक्ट्रियां है, फैक्ट्रियों का सारा पानी बांडी नदी में डाला जाता है। जी बांडी नदी में डालने की वजह से एक तो खेतों की फसलें, वो पानी सारा कुओं में जाता है। कुओं में जाता है तो कुओं के द्वारा सीधा खेतों में जाता है। तो जो फसलें है वो फसलें ख़राब होती है या फिर फसलों में केमिकल आता है। और अब इस प्रदूषण को दूर करने के लिए हमारे यहाँ पे एक योजना थी पहले कि यहाँ से एक नहर निकाली जाए। नहर निकालूंगा मैं आते ही सबसे पहला ये काम, पाली बालोतरा होते हुए इस नहर को सीधा कच्छ की खाड़ी में, कच्छ के रण में छोड़ेंगे, ताकि फैक्ट्रियों का जितना भी पॉल्यूशन दूषित पानी है वो पानी उस नहर में जाएगा और नहर के द्वारा सीधा समुद्र में जाएगा। इससे एक तो पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। पॉल्यूशन के साथ साथ में यहाँ व्यापार कम हो गया। तो जितने पाली में रोजगार के जो सबसे बड़े अवसर है वो है यहाँ की फैक्ट्रियाँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। और जब यहाँ उन लोगों को यहाँ अनुकूल वातावरण नहीं मिला तो वो लोग यहाँ से छोड़ के बाहर चले गए। जी जब प्रदूषण की समस्या का समाधान होगा तो उन लोगों को मैं वापस आमंत्रित करूँगा, भाई अच्छी जगह अलॉटमेंट करवा के, वैसे अलॉटमेंट हो रखी है कि आप अपना व्यापार यहाँ पर वापस स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपकी समस्या का समाधान हो गया है। तो रोजगार बढ़ेगा और रोजगार बढ़ेगा तो पाली विकसित होगा। जी बाकी तो देखिए लाइट की समस्या है, सड़क की समस्या है, ये तो मूलभूत समस्या है। इनका तो समाधान क्या है कि धीरे धीरे होता रहता है। जी अब ये है कि सब प्रयास कर रहे हैं, मान लो इस सरकार में हो जाए तो ठीक है। पाली को जैसे संभाग स्तर बनाया है तो संभाग स्तर पे एक विश्वविद्यालय भी होना चाहिए, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। जी तो प्रयास ये करेंगे कि हमारे जो युवा साथी हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, इस सरकार में अशोक जी कर ले तो अच्छी बात है। और नहीं तो ये भी मेरा रहेगा कि सबसे पहले आते ही जो बांगड़ महाविद्यालय है, इस बांगड़ महाविद्यालय को हम विश्वविद्यालय बनाएंगे, ताकि जितने भी मेरे विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं उनको कहीं दूसरी जगह एग्ज़ाम देने के लिए जाना नहीं पड़े। वो यहीं रहेंगे, सारी सुविधाएं संभाग स्तर पे मिलेगी, विद्यार्थियों का शारीरिक मानसिक विकास होगा, जितने भी एग्ज़ाम है वो सारे एग्ज़ाम यहीं रहेंगे। और यहाँ रहेंगे तो जो हमारी बहनें हैं पढ़ने के लिए बाहर जाती है तो माता पिता को एक चिंता मुक्त रहेंगे कि हमारे सारे एग्ज़ाम यही हो रहे हैं, शिक्षा का स्तर बड़ा है, तो उनके मन को भी ये संतोष रहेगा। विश्वविद्यालय बनाया जाएगा और उसमें सारी जो साइंस की फैकल्टियाँ हैं उनको भी ये सारे, मतलब जैसे यूनिवर्सिटी आ जाती है तो फिर सारे विषयों का समाधान एक ही जगह पे हो जाता है। जी योगी जी, जानना चाहूँगा कि क्या विशेषता है भंवरनाथ योगी के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर दाव खेले और पाली विधानसभा से उनको मैदान में उतारा है? देखिए हमारी जो पार्टी है, संगठन है, वो निष्पक्ष और ईमानदार संगठन है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। जी वो ये देखती है कि जो हमारी पार्टी में दावेदारी करने वाले आवे या जिनको हम टिकट दें वो एक साफ सुथरी छवि वाले हो, बेदाग हो, उनके ऊपर किसी तरह का कलंक नहीं हो, पढ़े लिखे हो। दूसरा ये कि जनता उनको पसंद करती है या नहीं करती है। कहीं कहीं जगह पे क्या होता है कि जातीय समीकरण भी चलता है भाई कि वहाँ उस जाति का बाहुल्य है तो उस जाति को टिकट देते हैं। पाली विधानसभा में हमारे जो कुल वोट हैं, टोटल जो मतदाता है वो 2,72,401 है जी। उसमें से 1,16,780 वोट ओबीसी के हैं और मैं ओबीसी वर्ग से आता हूँ। सामान्य वर्ग के 60,000 है जिनको पार्टी ने 5 बार टिकट दिया है, उनको मौका दिया है। और SC ST के 61,000 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के
28,000 हैं। जी तो इस बार क्या है कि जनता भी परिवर्तन चाहती है, पाली भी परिवर्तन चाहता है कि, और ओबीसी वर्ग के जब हम इतने मतदाता हैं तो इस बार ओबीसी वर्ग को टिकट मिलना चाहिए। इसके लिए हमने 3-4 सालों में हर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी हर वर्ग से मैंने संपर्क किया है, जुड़ा है, उनके दिल में मैंने जगह बनाई है, जी। उनकी सभी समस्याओं को सुना है, सुनने के बाद में दूर भी किया है। कहीं मान लो अवैध रूप से शराब की दुकानें खुल गई थी, उनको हटवाने का प्रयास किया है। फसलें भी अगर कहीं खराब हुई है तो ज्ञापन देने के लिए जिला स्तर पर भी हमने कई बार ज्ञापन दिया है। जी दूसरा, शिक्षक वर्ग से हूँ तो खूब मेरे स्टूडेंट भी है, उनके परिवार भी है, नई ऊर्जा है, नई सोच है, और हर कोई नया आदमी आता है तो जोश से, उत्साह से, उमंग से काम करता है। जी। एक लाइन में कहूँ तो योगी स्टाइल में सबसे पहला काम कौन सा रहेगा? योगी स्टाइल में तो यही है कि अपराधियों को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। पाली विधानसभा में किसी भी तरह का कोई अपराध नहीं हो, चाहे बहन बेटियों के साथ में छेड़छाड़ी का हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे रिश्वत का हो, किसी भी तरह का अपराध सहन नहीं करेंगे। जी योगी जी, वैसे तो सबके साथ शुभकामनाएं रहती हैं हमारी। अगर 1% भी चांस ऐसा बना कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी और प्रत्याशी के ऊपर दाव खेला या फिर वही परिपाटी वापस रही, तो क्या भवरनाथ योगी थर्ड फ्रंट की ओर जाने सोचेंगे या निर्दलीय की ओर रुख करेंगे? देखिए, ये तो अभी क्या है कि समय पे हैं, सब काम होते हैं समय पे हैं। समय आएगा, उस समय में पता चलेगा कि टिकट किसको मिलता है या किसको नहीं मिलता है। योगी जी की तो एक ही सोच है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। छोटी सी चिट्ठी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर एक बार नहीं 100 बार फिसलती है, लेकिन मन में उत्साह, रगों में सांस भरता है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना कभी नहीं अखरता है, आखिर में उसे सफलता मिलती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो तो उस समय में पता चलेगा भी कि टिकट किसको मिले किसको नहीं मिले। हम तो यही मानते हैं कि पार्टी हमारे पे विश्वास जताए, हम प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीत के दिखाएंगे, क्योंकि हमें जनता पे विश्वास है। जनता ने हमें जगह जगह हर, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, भक्ति संध्या का कार्यक्रम हो, सब कार्यक्रमों में जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। तो विश्वास है कि इस बार टिकट परिवर्तन होगा और पार्टी की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हमारी झोली में आए और हम अच्छे से अच्छा कार्य करके दिखाएं। जी योगी जी, ग्रामीण स्थान के माध्यम से आप पाली की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? पाली की जनता से यही अपील है, अनुरोध है कि जो पाली स्मार्ट सिटी में अब तक परिवर्तन हो जाना चाहिए था, वो अभी तक हुआ नहीं है, और जब तक परिवर्तन नहीं होगा तो हमारा पाली पिछड़ा ही रहेगा। जी जनता से ये अपील है कि इस बार किसी के बहकावे में नहीं आए, लोभ लालच को एक तरफ रखे, सभी बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे, किसानों के बारे में सोचे, पाली की सड़कों के बारे में सोचे, पानी की समस्या के बारे में सोचे, प्रदूषण की समस्या के बारे में सोचे, जो हमारा अस्पताल है जो पूर्णतया मतलब सुविधा युक्त नहीं है उसके बारे में सोचे। इन सब मुद्दों को ध्यान में रख करके इन सब में परिवर्तन और सब श्रेष्ठ हो, बिना लोभ लालच के, जो ईमानदार, पाली के प्रति समर्पित, लोगों के प्रति समर्पित हैं, उसको वोट दें, क्योंकि जनता ही सर्वशक्तिमान है। हमारे भारत देश में इब्राहिम लिंकन ने यह कहा था कि भारत देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जनता के द्वारा, जनता के हित में, जनता के लिए। तो जो जनता के बारे में सोचें, जरूरतमंद लोगों के बारे में सोचें, उसको मतदान करना चाहिए, ये अपील है। जी, ये तो हमारे साथ भवरनाथ जी योगी, जिन्होंने वादे तो काफी बड़े बड़े किए हैं। अब देखना है कि जनता इनको
कितना विश्वास करती है और कितना ध्यान देती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। उससे पहले देखने वाली बड़ी बात होगी क्या पार्टी इनको मौका देती है या फिर थर्ड फ्रंट की ओर जाने की सोचेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ग्रामीण राजस्थान, सत्ता का संग्राम। कैमरामैन जितेंद्र सैन।